नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम आज का एजेंडा में। एक खास शो जो हम लाए हैं आपके लिए। आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नजर, वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगी तय, वो खबरें जो आज दिन भर रहेंगी हेडलाइन, वो घटनाएं जो तय करेंगी आने वाला कल। ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेटकर हम लाए हैं आज का एजेंडा में। तो अगले आधे घंटे में दिन भर के अहम घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को रखेंगे आपके सामने। मैं हूं आपके साथ जया सिन्हा और अगले आधे घंटे तक जुड़े रहें हमारे साथ अपनी न्यूज के पावर डोज के लिए। तो आइए देखते हैं कौन से होंगे आज के एजेंडे। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन। इस चरण में 78 विधानसभा क्षेत्रों में होगा मतदान। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी रैलियां आज। अन्य दलों के नेता भी आज करेंगे चुनाव प्रचार। त्योहारों के मौसम में लोगों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत। वैज्ञानिकों के मुताबिक फरवरी तक काबू में हो सकती है कोविड महामारी, लेकिन सभी को कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पूरी तरह से पालन। पाकिस्तान में राजनीतिक हालात हुए खराब। विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी पार्टी और प्रधानमंत्री इमरान के खिलाफ खोला मोर्चा। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद सफदर को गिरफ्तार कर बाद में जमानत पर किया गया रिहा। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस आज। हड्डियों की सेहत के लिए शारीरिक रूप से क्रियाशील, सही व्यायाम और पौष्टिक आहार, विटामिन डी और कैल्शियम लेने पर ध्यान देने की जरूरत। और सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनावों की, जिसके पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने में अब एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। राज्य में चुनावी प्रचार अब पूरी तरह से जोर पकड़ चुका है। राजनीतिक दलों के नेता पूरी ताकत के साथ मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज बक्सर और आरा में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज रामगढ़, अरवल और काराकाट विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आज गोपालगंज, सीवान, रघुनाथपुर, जहानाबाद और पटना में रैली करने का कार्यक्रम है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी धौरैया, बांका और मुंगेर में आज रैलियां करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी गुरुआ, वजीरगंज, डालमिया नगर और आलमपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार सरकार के कई मंत्री अपनी किस्मत दोबारा आजमा रहे हैं। वीआईपी उम्मीदवारों की लिस्ट में जदयू और भाजपा के 4 मंत्री शामिल हैं। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री शैलेश कुमार जदयू के टिकट पर जमालपुर से मैदान में हैं, तो वहीं कृषि मंत्री प्रेम कुमार भाजपा के टिकट पर गया टाउन से लगातार 8वीं बार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उतरे हैं। जमुई विधानसभा क्षेत्र से अर्जुन पुरस्कार विजेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह भाजपा की ओर से पहली बार मैदान में हैं। गया से 2 बार भाजपा सांसद रह चुके हरि मांझी इस बार बोध गया विधानसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वीआईपी कैंडिडेट्स इस बार बहुत हैं और देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का लगातार पारा बढ़ता हुआ। पहले चरण की बात करें तो पहले दौर का मतदान 28 अक्टूबर का होगा। 16 जिलों की 71 सीटों पर 1065 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त पारा चढ़ता हुआ बिहार विधानसभा चुनाव का और पहले दौर के मतदान में अब एक हफ्ते से भी कम का वक्त बाकी है। चुनाव प्रचार की कैसी है तैयारियां और किस तरह से वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां इस वक्त चल रही है, जानने के लिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता योगेश का। योगेश, वाकई इस वक्त हम देख सकते हैं सारे जो स्टार प्रचारक है, जो सारे कद्दावर नेता हैं विभिन्न पार्टियों के, मैदान में उतर चुके हैं और यहां पर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त बिहार में आप राजनीतिक पारा चढ़ते हुए?
देखिए जया, जैसा आपने कहा कि चुनावी रैलियां काफ़ी जोर पर है। कोई भी ऐसा नेता नहीं है या कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इस वक्त जनता के बीच नहीं है। जितने भी स्टार प्रचारक जिसे हम कहते हैं, मसलन अगर आप बीजेपी की तरफ से देख लीजिए तो योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में है, रविशंकर प्रसाद मैदान में है, खुद नरेंद्र मोदी जो है वो जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ भागलपुर में 23 तारीख को, वहाँ पर उनकी रैलियाँ हैं। इसके अलावा अगर अलग अलग पार्टियों की बात कर लें तो राज बब्बर की रैलियाँ हैं, तेजस्वी यादव उधर से रैली कर रहे हैं, राहुल गांधी का भी जो है उनका भी रैली करने की जो है वो भी तिथि निर्धारित की जा रही है। तो ओवरऑल सारी जो नेता हैं वो इस वक्त अभी जो है जनता के बीच हैं और अलग अलग जगह आपको कहीं भी जो है आप जाएंगे तो आपको या तो ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराता हुआ दिख जाएगा या नीचे आपको भीड़ इकट्ठी दिख जाएगी। तो कुल मिलाकर चुनाव का माहौल काफ़ी यहाँ पे गर्म है। अगर मुद्दों की बात करें तो देखिए मुद्दे कई तरह के मुद्दे हैं। बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा है। अगर आप ओवरऑल अगर आप सिनेरियो को देखें तो बेरोजगारी जो मुद्दे के केंद्र में है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बिहार में कई प्रवासी लोग आए हैं जो कि दिल्ली, मुंबई या राजस्थान अलग अलग राज्यों में रहते थे और उनके लिए जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा एजेंडा है। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर हैं जो कि लोकल लेवल पर है। मसलन जिस तरह अगर आप भागलपुर को देख लें तो यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत समस्या है। इसके अलावा जिस तरह आप गया को देख लें वहाँ सड़क की समस्या है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की कुछ जगहों पे समस्या है। तो ओवरऑल जो ग्राउंड लेवल की समस्या है वो जो है वो हर क्षेत्र की अपनी है और हर बिल्कुल योगेश, हम कह सकते हैं जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी इस बार काफी ज्यादा हावी हैं। लेकिन इस बार चुनाव आयोग की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष और सटीक चुनाव तो कराने ही है, लेकिन इस कोरोना काल में सुरक्षित चुनाव कराने बहुत जरूरी है और हर मतदाता बहुत जरूरी है। किस तरह से वो मुमकिन हो पा रहा है, किस तरह की तैयारी हम देख रहे हैं जो कि बहुत ही कम वक्त बचा है? देखिए कई स्तरों पर तैयारी की गई है। जिस तरीके काफ़ी गंभीर सवाल है ये आपका, क्योंकि देखिए कोविड-19 के कारण जो प्रोटोकॉल ले डाउन किए गए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो, राज्य सरकार की तरफ से हो या फिर स्थानीय प्रशासन की तरफ से हो, उनका पालन कैसे हो यह सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में जब रैलियाँ जो है वो पूरा जो हम कहते हैं ठस होकर जो पूरी रैलियाँ हैं, हमने देखा है कई सारे मैदानों में, वहाँ पे वोटिंग जो मतदाता हैं उनको जिस तरीके से पहले ही जो 80 से ऊपर जो मतदाता हैं या फिर जो दिव्यांग हैं उनको मतदान केंद्र पर न जाना पड़े, इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था ऑलरेडी की जा चुकी है। बैलेट पेपर का उनको जो है वो एक विकल्प दिया गया है। इसके अलावा जो जहां वोटिंग केंद्र है वहां पे गोलाकार जो है एक सर्कल बनाया गया है ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग हो सके। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है वहां पे जितने भी मतदान केंद्र हैं। इसके अलावा जो है अगर कोई कोविड सस्पेक्ट मिलता है तो उनके लिए 1 घंटा का अतिरिक्त समय उनके लिए रखा गया है, जिसमें पीपीई किट वगैरह से लैस होकर जो कर्मचारी हैं, जो मतदान कर्मी है वो वहां पे रहेंगे। तो ओवरऑल जो है सिचुएशंस इस तरीके से किया गया है कि किसी तरह की जो है वो आशंका जो है वो कहीं ना कहीं उसकी कोई ज्यादा गुंजाइश न रहे और कोविड को लेकर कई सारे ये सब जो स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं। इसके अलावा इन सब चीजों के अलावा जो स्थानीय प्रशासन है वो रिक्शे पे, ठेले पे या उनका जो ऑटो है वहां से अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला है। मसलन कटिहार में अभी कल जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया कि मतदाता जागरूक हो, उनको बताया गया कि आप किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क वगैरह जो है ये सब जो है वो सब चीज वो आप कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर जो है कई सारे कैंपेनिंग जो है जिला प्रशासन की तरफ से और साथ में चुनाव आयोग की तरफ से ये सब भी किए जा रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, तो बिहार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त इस वक्त चुनाव तेज हो गया है, प्रचार सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बात करते हैं कोरोना महामारी के वक्त में किस तरह से त्योहार को मनाने के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई है। जी हां, कोरोना महामारी का वक्त हमारी जिंदगी के हर पहलू को छू रहा है। मौसम के मुताबिक कोरोना की चुनौतियां भी बदल रही हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में कोविड की रिकवरी दर दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने अध्ययन के बाद ये बताया है कि फरवरी तक कोविड महामारी काबू में होगी, लेकिन तब जब हम सभी मिलकर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें, खासकर ऐसे में जब देश में त्योहारों का मौसम है। विशेषज्ञों ने ये आशंका भी जताई कि कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। तो जाहिर है कि हम सभी को और एहतियात बरतने की जरूरत है। याद रखें कि त्योहार जीवन में खुशियां लाने के लिए है, अपनी परेशानियां बढ़ाने के लिए नहीं है। तो सरकार ने भी जोर देकर कहा है कि त्योहार मनाएं, लेकिन पूरी सावधानियों के साथ। त्योहारों के दौरान संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो अगर हम सरकार के दिशा निर्देशों की बात करें तो त्योहार के मौसम में आप रखें खास ध्यान। त्योहारों के साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। सरकार संक्रमण की रफ्तार रोकने पर बहुत खास जोर दे रही है। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें।
आयोजन स्थलों की सीमाओं की पहचान करने पर जोर है। समारोह में थर्मल स्क्रीनिंग, सामाजिक दूरी और साफ सफाई का ध्यान रखने पर विस्तृत योजना भी तैयार की गई है। रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान जमा होने वाले लोगों की निर्धारित संख्या, कार्यक्रमों के दौरान आवश्यक रूप से मास्क पहनने पर भी जोर है। आयोजनों की संख्या और रैली द्वारा तय की जाने वाली दूरी सीमित रखी जानी चाहिए। लंबी प्रदर्शनियों, मेलों, पूजा पंडालों, रामलीला पंडालों और नाटक समारोह में भी लोगों की संख्या पर नजर रखी जा रही है। लोगों के आयोजन स्थलों पर एक साथ न होकर अंतराल से पहुंचने की व्यवस्था हो। कंटेनमेंट जोन से बाहर ही उत्सवों के आयोजन की इजाजत है। कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को अपने घरों में ही रहने और घर के भीतर ही उत्सव त्योहार मनाने को आप प्रेरित करें। एक दूसरे के संपर्क में आते वक्त कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखें। धार्मिक स्थानों में प्रतिमाओं और पवित्र धर्म ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं होगी। तो त्योहारों के मौसम में भी कोरोना से बचाव बेहद जरूरी है। कोरोना से सावधानियों को लेकर आइए बात करते हैं संवाददाता नितेंद्र सिंह से। नितेंद्र, जिस दिन हम देख रहे हैं कि त्योहारी सीजन है, कहीं पर वर्चुअली, कहीं पर रियली, तो इस वक्त त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं पे थोड़ा फीका है तो कहीं पर जोश शोर है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त और ज्यादा जरूरी है कि लोगों को ये बताना कि आपको एहतियात बरतनी है, लापरवाही नहीं करनी है? तो त्योहारों के दौरान संक्रमण रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और आरोग्य सेतु ऐप का भी आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आरोग्य सेतु एक ऐप ऐसी ऐप है जो आपको बताती है, आपको सतर्क करती है। नितेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मिल रही है आवाज। जी नितेंद्र, बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो त्योहार है उसमें एहतियात इसलिए भी बरतना जरूरी है क्योंकि अगर त्योहार में भीड़ भाड़ में आप जाते हैं या फिर कहीं ऐसे जगह पे जाते हैं जहां पर कि क्राउड ज्यादा हो, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा ज्यादा रहेगा। इसलिए इस बार खास तौर पे सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई। बार बार ये अपील की जा रही है कि आप घरों में ही इस साल कम से कम त्योहार मनाएं और जब हालात अच्छे होंगे अगले साल तब अलग तरह के माहौल होगा। तो आप घर से जब भी निकलें कहीं भी तो मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम 2 गज की दूरी के पे रहते हुए किसी से बात करें और जब भी मौका मिले आप अपने हाथ की सफाई करते रहे सैनिटाइजर या फिर साबुन से। तो निश्चित तौर पे इस बार एहतियात बरतना है और आने वाले दिनों में दीपावली, दशहरा, छठ और बाकी जो क्रिसमस, दूसरी जो त्योहार है वो आने वाली है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरी है क्योंकि विशेषज्ञों ने ये आशंका जताई है कि त्योहार के मौसम में और जब जाड़े में, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ते हैं, वायरस एक्टिव बहुत ज्यादा रहता है, H1N1 के भी केस बढ़ेंगे क्योंकि जाड़े में वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है H1N1 वायरस। तो ये तमाम 2-3 वायरसों के एक्टिव होने का खतरा रहता है। जो अस्थमा के मरीज है उनको दिक्कत होती है। देख रहे हैं कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, प्रदूषण में सांस लेने में तकलीफ होती है, लंग्स में प्रॉब्लम्स आता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप एहतियात बरतें। खासतौर पर बुजुर्गों को, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको ख्याल रखने की जरूरत है। वो वॉक के लिए भी न जाए, जो कोशिश करें कि घर के अंदर है। खासतौर पे जो 10 साल के नीचे के बच्चे हैं उनको भी सावधानी बरतने की जरूरत है। आज जो एजेंडे की हम बात करें तो आज स्वास्थ्य मंत्रालय का 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें बीते 1 हफ्ते में क्या कुछ देश में कोविड को लेकर के अपडेट है, किन किन राज्यों में चैलेंजेस हैं, किन किन राज्यों में डिक्लाइन देखने को मिला, इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम देखें, अगर पिछले 2 हफ्ते का आंकड़ा को हम देखें तो एक्टिव केसेस में कमी आ रहा है। अगर जो 5 सबसे प्रभावित राज्य थे उनमें भी ट्रेंड ये देखा जा रहा है कि उनमें भी मामलों में गिरावट देखी जा रही है और इसको बनाए रखने की जरूरत है और बनाए हम आप रखेंगे जब हम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करेंगे। बिल्कुल, जनता ने एक आंदोलन का रूप लेकर कोरोना के खिलाफ इस जंग को लड़ा है, लेकिन अभी भी ये जंग जारी है। इस बात का ख्याल रखना है। तो त्योहार मनाएं, अपने परिजनों से मिलें, लेकिन जिम्मेदारी को भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की।
पाकिस्तान में राजनीतिक हालात खराब होते जा रहे हैं। वहां के विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी पार्टी और प्रधानमंत्री इमरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं इमरान खान प्रशासन विरोधियों को डराने धमकाने की राजनीति कर रहे हैं। कल बेहद नाटकीय घटनाक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने आरोप लगाया है कि सफदर ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के मकबरे पर राजनीतिक नारे लगाए, जो गलत है। दरअसल प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के अभियान के तहत रविवार को पाकिस्तान लोकतांत्रिक आंदोलन के बैनर तले एक विशाल रैली आयोजित की गई, जिसे नवाज शरीफ की बेटी और राजनीतिक वारिस मरियम नवाज ने संबोधित किया। विपक्षी गठबंधन की रैली में मरियम नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी और जमीयत उलेमा ए इस्लाम फजल प्रमुख भी मौजूद थे। और पाकिस्तान में मची राजनीतिक उथल पुथल पर बात करते हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह से। अमृतपाल, 18 अक्टूबर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ऐतिहासिक महत्व भी है, लेकिन अगर हम बताएं, ये जो सरकार के खिलाफ 11 पार्टियों का जो ये शक्ति प्रदर्शन रहा, किस तरह के एक सियासी राजनीतिक तूफान को हम देख रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए, इमरान खान की गवर्नमेंट एक तो पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस से डील कर रही थी, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहुंच गई है वहां पर, और फिर उनकी बदकिस्मती थी कि कोरोना के चलते इकोनॉमी ने और डिप लिया। उसके तहत जॉब लॉसेस हुए, एग्रीरियन क्राइसिस हुआ, बिजली का एक बहुत बड़ा बहरान है वहाँ, तो इंटरनेशनली पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। तो इसके चलते एक पॉलिटिकल चर्निंग हो रही है पाकिस्तान में। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको एक अपॉर्चुन अलायंस देखा, कि अपॉर्चुन मूवमेंट देखा कि इमरान खान की गवर्नमेंट पर दावा बोला जा सके। एसेंशली टारगेट उनका इमरान खान गवर्नमेंट कम फौज ज्यादा है, बिकॉज नवाज शरीफ मुल्क वापस आना चाहते हैं, पर फौज एमिनेबल नहीं है कि नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में वापस आए, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, क्योंकि उनको ये सूट नहीं करता है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर अगर पाकिस्तानी सिविलियन पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये पाकिस्तानी जो आर्मी है उसके लिए उसको ये सूट नहीं करता है। तो उसके तहत ये पॉलिटिकल चर्निंग चल रही थी। फिर ये अलायंस थ्रू हुआ, जिसके साथ जिसके चलते ये 11 पार्टीज इकट्ठी आई। मेन ऑपोजिशन पार्टीज जो एक वक्त पे एक दूसरे के खिलाफ भी थी, पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून या पीएमएल नवाज, तो ये लोग इकट्ठे आए और पहला इन्होंने रैली की गुजरांवाला पंजाब में। उसके बाद हुकूमत को लगा कि ये कहीं जोर पकड़ती जा रही है ये मुहिम, तो दूसरी रैली हुई बागे जिना में, कराची में। उसी के रास्ते में जाते हुए कायदे आजम की मजार पर फातिहा पढ़ा मरियम नवाज साहिबा ने, और उनके साथ उनके शौहर कैप्टन सफदर अवान भी थे। वहां पर नारेबाजी हुई, तो उसके बाद ये FIR बुक हुई मरियम नवाज के खिलाफ, कैप्टन सफदर के खिलाफ और 200 और अफराद के खिलाफ, जिसके चलते कैप्टन सफदर को अरेस्ट किया गया। बाद में शाम को हमने देखा कि किस तरह ड्रामेटिक डेवलपमेंट में उनकी बेल हुई। तो ये पॉलिटिकल चर्निंग चल रही है पाकिस्तान में। जया, बिल्कुल अमृतपाल, देखते हैं कि आगे किस तरह की जो पाकिस्तान की राजनीति में जो नया सियासी तूफान आया है उसमें आगे क्या कुछ आगे हम देखने को मिलेगा। फिलहाल ये तो है कि हम कह सकते हैं कि विपक्ष की एकजुटता ने इमरान खान की नींद तोड़ा ही दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी संपर्क करते रहेंगे। और आइए अब बात कर लेते हैं आज के एजेंडा में आपकी सेहत की। आज विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस है। हर साल 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। खासकर कोरोना संकट के दौर में जब हमें अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत है, डॉक्टर्स भी लोगों से अपनी हड्डियों को लेकर एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा रोग है जो कई लोगों को प्रभावित करता है। ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों से जुड़ी दूसरी बीमारियों के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है।
ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित व्यक्ति में हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। जल्द पहचान और सही समय पर इलाज द्वारा इस रोग की गंभीरता को बढ़ने से रोका जा सकता है। खूब अपना वर्कआउट करें, वॉक करें, अगर जॉगिंग कर सकते हैं जॉगिंग करें, वेट ट्रेनिंग करें। शराब, निकोटीन और बहुत सारे जो ऐसे फूड हैं उनको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। डाइट में प्रॉपर प्रोटीन हो, विटामिन डी हो, कैल्शियम हो। औरतों में जब एक पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप आता है तो उस पर कुछ विटामिन और फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी लेती रहें, तो फिर औरतों वाली जो टाइप 1 ऑस्टियोपोरोसिस होती है पोस्ट मेनोपॉजल, वो नहीं होगी। फिर अगर हड्डी होगी तभी आप अपने की ज़िंदगी को लोकोमोशन दे पाएंगे, एम्बुलेशन कर पाएंगे। नियमित रूप से व्यायाम करें और संतुलित आहार लें, साथ ही सक्रिय जीवन शैली अपनाएं जिससे आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत रहें। आज से ही अपनी हड्डियों और मांसपेशियों की सेहत को लेकर सतर्क हो जाएं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस रोग से बचाव किया जा सके। पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम और सक्रिय जीवन शैली, इसी से बनेंगी हड्डियां मजबूत और होगा ऑस्टियोपोरोसिस रोग से बचाव। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बिल्कुल, तो और इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हड्डी रोग विभाग के विभागाध्यक्ष और एम्स ट्रॉमा सेंटर के निदेशक डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। डॉक्टर मल्होत्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के एजेंडा में। और सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, हम कह सकते हैं गुपचुप तरीके से होने वाली बीमारी है, बहुत जल्दी इसके लक्षण नज़र नहीं आते, पहचानना इनको मुश्किल होता है। तो किस तरह से आप कहेंगे कि एक अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है, किसी व्यक्ति को, किस तरह से सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षणों की पहचान की जा सके? बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए क्योंकि इसका जवाब बहुत ही कठिन है। ऑस्टियोपोरोसिस किसी भी तरह से अपने आप को, जैसे आपने कहा, अपने आप को दिखाता नहीं है जब तक कि हड्डियां टूट नहीं जाती हैं। इसी से इसकी सीरियसनेस बढ़ जाती है। जैसे आप जानते हैं कि कोरोना में जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं वो सब बीमारी फैलाते हैं और किसी को पता नहीं लगता। इसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस के व्यक्ति को हड्डी टूटने तक कई बार पता नहीं लगता कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है। तो इसके लिए कुछ खतरे के निशान होते हैं, जिस तरह से अगर बहुत देर से अगर आपको पीरियड शुरू है, मेनार्की हुई है, या जल्दी मेनोपॉज हो गया है सर्जरी की वजह से, या अपने आप प्राकृतिक रूप से जल्दी मेनोपॉज हो गया है, अगर आपकी माताजी को ऑस्टियोपोरोसिस था, अगर उनको कोई ऑस्टियोपोरोसिस का फ्रैक्चर हुआ था, अगर आपको कभी हल्की सी चोट लगने से ही फ्रैक्चर हो गया था, अगर आप बहुत दुबले पतले हैं, अगर आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ऐसी दवाइयां लेते हैं जिनसे हड्डियां कमजोर होती हैं, जैसे स्टीरॉयड हैं, तो इन सब व्यक्तियों में हमें एक बहुत जिसको हम हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन कहते हैं, बहुत ज्यादा शक रखना पड़ता है कि इस व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और जैसा कि अभी कहा गया कि अगर इसको समय रहते पहचान लिया जाए, इसकी जांच करके, क्योंकि एक ही टेस्ट है जो कंफर्म करता है कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, वो है बोन डेंसिटी की को नापना। लेकिन उसमें भी कुछ थोड़ा सा ये है कि अगर किसी को विटामिन डी की कमी है तो वो बोन डेंसिटी भी गलत रूप से बहुत कम आ सकती है। तो विटामिन डी और कैल्शियम अगर आप प्रचुर मात्रा में खाते हैं और फिर भी आपकी बोन डेंसिटी कम है तो डेफिनेटली वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ संकेत करती है। बिल्कुल डॉक्टर मल्होत्रा, जिस तरह से हमने देखा कि लॉकडाउन जो था वो ऑस्टियोपोरोसिस की जो रोगी थे उनके लिए काफ़ी मुश्किल लेकर आए, जो कि आप घर में रहे, आपकी सक्रियता कम रही, आप बाहर नहीं जा पाए, व्यायाम करना आपको मुश्किल हुआ। किस तरह की मुश्किलें आपने देखी बीते वक्त में? क्या केसेस बढ़ते नजर आए? किस तरह से उनको टैकल करने में डॉक्टर्स और उनको मुश्किलें हुई? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर बंद हो जाएगा तो जितनी भी चीजें भी बताई गई कि आपको सैर करनी चाहिए। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी वो एक्सरसाइज है, वो वर्जिश है जिसमें आप अपनी हड्डियों पे वजन डालो। तो अगर आप चलते फिरते हैं, पार्क में जाके सैर करते हैं और जो लॉकडाउन की वजह से आप नहीं कर पाए तो आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं। इसी तरह अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपको याद रखना है कि जितनी मजबूत मांसपेशियां होंगी, एक तो उतनी ही मजबूत आपकी हड्डियां होंगी और दूसरे उतना ही आपको गिरने का जोखिम कम होगा, जिससे कि आपकी हड्डी टूट सकती है। तो अगर आप सारा समय घर पे ही रहते हैं और अगर आप चलते नहीं हैं, मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, डाइट ठीक से नहीं, हेल्दी डाइट नहीं खा रहे हैं, कैल्शियम विटामिन डी का सेवन नहीं कर रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जो वृद्ध लोग होते हैं
वो घर के अंदर कई बार गिरते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे सीढ़ी है या लूज कारपेट है या बाथरूम में अगर गीला बाथरूम है, तो ये सब चीजें अगर आप घर पे रहते हैं तो आपको उनका संपूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी फिसल के आप हड्डी तोड़ सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मेहरोत्रा, आपने बताया कि किन लोगों को इसका ज़्यादा खतरा हो सकता है, लेकिन अब आप ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम इस खतरे से बच सकते हैं? क्या कोई हम पहले ही उपाय कर सकते हैं, लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? जी, तो कुछ बातें आप अपने कार्यक्रम में पहले ही बता चुके हैं कि सक्रिय जीवन शैली रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें, ऐसी करें एक्सरसाइज व्यायाम जिनमें हड्डियों पे जोर पड़ता हो, कैल्शियम विटामिन डी जो पर्याप्त रूप से खाएं, फिजिकली एक्टिव रहें, ऐसी चीजों से दूर रहें जो हड्डियों को कमजोर करती है, जैसे मैंने कहा कि शराब, सिगरेट। और इस बात का खास ध्यान रखें, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके फैमिली में ऑस्टियोपोरोसिस है, अगर आपकी माताजी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपको खतरा, अगर माताजी के कूल्हे की हड्डी टूटेगी तो आपको है, अगर माताजी झुक गई थी उम्र के साथ पे, उनकी हाइट कम हो गई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी में कुबड़पन आ गया था, तो वो माताजी को जो ऑस्टियोपोरोसिस था वो वृद्ध होने पे आपको भी होगा। और मैं ज्यादातर इस तरह से स्त्रियों की तरफ मुखातिब होकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 80% जो रोगी है वो स्त्रियां होती है जो कि मेनोपॉज के समय पे उनकी हड्डियां कमजोर होती है। लेकिन अगर हम 60, 70, 80 साल के लोगों की बात करें तो धीरे धीरे पुरुषों में भी ये कमजोरी आती है, और ये सब चीजों से उनको भी बचा के रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गिरने से बचाव करना है, क्योंकि आपकी हड्डियां कमजोर भी हैं। ज्यादातर लोगों की हड्डियां तब टूटती है जब वो गिरते हैं, तो आपको ऐसे सब प्रिकॉशंस लेने हैं जिसमें कि आप गिरे नहीं। अगर आपकी आंखें कमजोर है तो ठीक समय पे इलाज कराएं, सुनाई नहीं देता ठीक से तो ठीक समय पे इलाज कराएं, चप्पल ठीक पहने, जूता ठीक पहने, गीली जगह पे मत जाएं। अगर आप गिरे तो आपकी हड्डियों को ही नहीं, आपकी जान को भी खतरा है। बिल्कुल। तो चलते चलते एक बार आपसे ये भी पूछना चाहेंगे डॉक्टर मेहरोत्रा, क्योंकि अभी भी कोरोना के खिलाफ हमारी जंग जारी है। आपने कहा स्वस्थ रहना है तो सक्रिय रहे, लेकिन अभी भी जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको बाहर निकलने पर अभी भी एहतियात बरतना है। किस तरह से वो घर में रहकर, अगर वो ऑस्टियोपोरोसिस है उनको, तो किस तरह से वो अपना इलाज कर सकते हैं और बेहतर जीवन जी सकते हैं? अगर आप संदेश देना चाहें इस वक्त। कैल्शियम और विटामिन डी सही मात्रा में खाएं, सैर करें, घर में सैर करने की जगह है तो उसको घर के अंदर चले, बालकनी में चले, घर की छत पे चले, नहीं चल सकते तो भी खड़े होने के में अपना काफी समय बिताएं, और ये कोशिश करें कि मांसपेशियां जो है जो उनको मजबूत रखें, और सबसे जरूरी ये है कि गिरने से बचें, और ये सब चीजें ही आपको सुरक्षित रख सकती हैं, फ्रैक्चर से बचा सकती है और उससे होने वाले खतरों से बचा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहरोत्रा इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। यकीनन सही खान पान से ही आपका बचाव होगा, तो आपकी हड्डियों की सेहत के लिए कौन कौन से पोषक तत्व हैं डॉक्टर मेहरोत्रा ने हमें समझाया। इसी के साथ आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज़ पर। साथ ही साथ कोरोना के खिलाफ हमारी जंग भी जारी है, इसलिए याद रखें, त्योहार मनाएं लेकिन जिम्मेदारी के साथ। 2 गज दूरी बहुत है ज़रूरी, और साथ ही अपने मुंह और नाक को हमेशा ढक कर रखें। नमस्कार। Namaste Land.